हाँ तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं विक्रांत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द गाइड एकेडमी पर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले क्लास का कुछ रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है, ऋणावेशित तब उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऋणावेशित के स्थिति में द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऋणावेशित स्थिति में द्रव्यमान बढ़ता है। वही धनावेशित स्थिति की बात करें, धनावेशित तो धनावेशित स्थिति में जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तब उसका द्रव्यमान घट जाता है, द्रव्यमान घट जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब किसी वस्तु को प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाए तो वह वस्तु धनावेशित होती है, धनावेशित। और इसके अलावा हम लोग जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए तब वह वस्तु ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित। तो आप लोगों ने देखा था कि जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, और जब वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान घटता है। यानी जब वस्तु अगर कुछ देखिए, वस्तु अगर आवेशित हो तब क्या होगा, तो वस्तु जब आवेशित होती है तो उस स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और वस्तु का द्रव्यमान घट भी सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था आवेश का गुण, जिसमें हम लोग पहला पढ़े थे आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश के संरक्षण, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ना तो किसी आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही किसी आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने दूसरा देखा था आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। और आवेश के क्वांटीकरण में हम लोगों ने देखा था कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस आवेशित की स्थिति में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तब अपने पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जहां हमने देखा था आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस का n ही था, और जहां ये इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको हम लोगों ने प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, और यहाँ पर ई जो था इलेक्ट्रॉन का आवेश था, जिसका मान होता है -1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 गुना। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था गुण नंबर 3 जो था आवेश का योज्यता, आवेश का योज्यता, आवेश का योज्यता। जहां हम लोगों ने देखा था कि किसी पदार्थ या किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी पदार्थ या किसी वस्तु को उपस्थित कुल आवेश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जहां हम लोगों ने कुल आवेश पढ़ा था बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Qn तक। जैसे में आप लोग इसको देख लिया जाए तो इस वस्तु पर कुल आवेश का मान कितना होगा, देखिए पहले है प्लस का Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4, कुछ इस तरह का इस पदार्थ पर उपस्थित आवेश योज्यता के अनुसार। इसके अलावा हम लोग ने देखा था
इसके अलावा हम लोग ने देखा था योजिता का गुण नंबर जो है चौथा जो आवेश का गुणधर्म था वो था आवेश की निश्चितता। आवेश की निश्चितता, आवेश की निश्चितता, निश्चितता। और आवेश की निश्चितता के अनुसार यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तब का आवेश, अगर वस्तु कोई चल रही है तब का आवेश। आवेश हमेशा समान रहता है, यानी वेग परिवर्तन से आवेश पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी वस्तु रुकी रहेगी तब का आवेश और वस्तु चलेगी तब का आवेश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां हमने देखा था कि आवेश विराम q विराम इक्वल टू q गति, यानी गति के दौरान वस्तु का आवेश और रुकी हुई स्थिति के दौरान वस्तु का आवेश हमेशा समान होता है। इसके अलावा हम लोग ने देखा था कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई तब का द्रव्यमान और वस्तु गति करने लगी तब का द्रव्यमान में कुछ फर्क पड़ता है, जिसमें हम लोग ने विशिष्ट अपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार देखा था कि वेग परिवर्तन से द्रव्यमान बदलता है, द्रव्यमान बदलता है। जहां हम लोग ने देखा था m इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, जो था विशिष्ट अपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का जो सूत्र था, यानी द्रव्यमान का व्यंजक था कि यदि कोई वस्तु गति करने लगी तब का द्रव्यमान और वस्तु रुकी है तब का द्रव्यमान में फर्क पड़ेगा, यानी द्रव्यमान में बदलाव होगा वस्तु चलने लगेगी तो। जहाँ n था गति के गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, m नॉट था विराम अवस्था में द्रव्यमान और v जो था वस्तु का वेग था और c जो था प्रकाश का वेग था। और प्रकाश का वेग आप सभी लोग को मालूम है, प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का चाल वो होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड में बात की जाए तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जो हम लोगों ने सब पिछले लेक्चर में देखा था। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आवेशन। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे आवेशन होता क्या है, यानी चार्ज। आखिर आवेशन होता क्या है? तो किसी वस्तु को जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो वस्तु में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और इस स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया को हम लोग आवेशन कहते हैं। या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या उसकी वृद्धि होने की प्रक्रिया में क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। या और अगर कोई दूसरे शब्दों में बोला जाए तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जब रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम लोग आवेशन कहते हैं। और आवेशन की 3 विधियां हैं। और आवेशन की जो होती है 3 विधियां होती है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रकट करने की प्रक्रिया 3 तरह की होती है, जिसमें हम लोग पहला नंबर पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। हम लोग दूसरा देखेंगे चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा का बात की जाए तो होगा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी आवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग वस्तु पर आवेश उत्पन्न करते हैं। यानी आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं? हम लोग आवेशन कह सकते हैं। या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रकट करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। और आवेशन की 3 विधियां होती है, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। तो चलिए देखते हैं
कि घर्षण विधि के द्वारा वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है। तो आज आवेशन की विधियां, जिसमें हम लोग ने देख लिया घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन, और तीसरा था प्रेरण के द्वारा आवेशन। पहला नंबर घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा चालन के द्वारा आवेशन, और तीसरा प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी देखेंगे हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन, यानी घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे होता है, किसी वस्तु में घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग दो वस्तु लेते हैं, दो वस्तु, एक वस्तु हम लोग लेते हैं कांच, कांच, और दूसरी वस्तु को हम लोग लेते हैं रेशम। जब कांच और रेशम को, जब हम लोग कांच और रेशम को आपस में रगड़ेंगे, कांच और रेशम को जब आपस में रगड़ा जाएगा तो उनमें आवेश उत्पन्न होगा। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या तो किसी एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, या तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो वस्तु ऋणावेशित होगी, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो वस्तु धनावेशित होगी। तो घर्षण यहाँ हो रहा है, घर्षण। और जैसे ही दोनों वस्तु को आपस में रगड़ा जाएगा, एक कांच लिया हम लोगों ने और एक लिया हम लोगों ने रेशम, जब कांच और रेशम को आपस में हम लोग रगड़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि कांच और रेशम जो है, कांच और रेशम पर, यानी कांच की जो वस्तु है उस पर धन आवेश प्रकट हो जाएगा। कांच की जो वस्तु होगी उस पर धन आवेश, कांच की जो वस्तु होगी उस पर धन आवेश प्रकट होगा। कांच की वस्तु पर धन आवेश, और वही बात की जाए रेशम की वस्तु की, जो रेशम का वस्तु है उस पर उत्पन्न होगा ऋण आवेश, रेशम की वस्तु को उत्पन्न होगा ऋण आवेश। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग ने जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा तो वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो गया, और एक वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ और एक वस्तु पर धन आवेश। जिस वस्तु में ऋण आवेश उत्पन्न हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जिस वस्तु में जिस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हुआ है वह वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी वह इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको धन आवेश, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसमें यानी देखेंगे तो कांच में देखेंगे कि पहले की तुलना में इसकी वस्तु आवेश के अनुसार आवेशन के बाद कांच की वस्तु पर जो उसका वजन होगा, यानी आवेश में वजन, इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और हीलियम गैस वस्तु को बात करें, रेशम की वस्तु की बात करें तो उसका द्रव्यमान जो होगा वृद्धि हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको, आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं और वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी हम लोग ने क्या देखा कि कांच की वस्तु को, कांच और रेशम को जब आपस में रगड़ा गया, जब कांच और रेशम को रगड़ा गया तो उनमें क्या हुआ कि कांच की वस्तु धनावेशित हो गई और रेशम की वस्तु ऋणावेशित हो गई। अब ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरी प्रक्रिया की ओर। उससे पहले हम लोग कुछ पदार्थ के नाम देख लेते हैं। कुछ वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाएगा तो क्या होगा। जैसे मैं आप लोग देख सकते हैं, इधर हम लिखते हैं पहले से फॉर
कुछ ऐसे पदार्थ जिनको आपस में रगड़ने पर वस्तु धनावेशित और ऋणावेशित होंगी। इसमें पहला है फल, दूसरे को फेनेल, तीसरे को मोम, चौथे पर कांच, ऊन, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबड़, रेजिन, अंबर, सल्फर, एबोनाइट। ये सारे 15 पदार्थ हैं और इन 15 पदार्थ में जब एक दूसरे को आपस में रगड़ा जाएगा तो किसी न किसी वस्तु पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो देखिए जैसे इसमें क्या होगा, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर वस्तु जो होती है ऋणावेशित होगी। यानी जब हम लोग कहें, अगर हम लोग कहें इधर एबोनाइट, ये कुछ 15 पदार्थ है। जैसे हम लोग देखें, इसमें से एक लेते हैं हम लोग कांच और रेशम, कांच और रेशम। देखिए हमें बोला है कि जैसे नीचे की तरफ आएंगे हम लोग, नीचे आने पर वस्तु ऋणावेशित होती है, उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। ऋणावेशित देखिए कांच पहले है, इसके बाद रेशम है, यानी हम लोग कांच से रेशम की ओर आ रहे हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि जब इस दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो कांच की वस्तु जो कि धनावेशित होगी, धनावेश, और वही रेशम की वस्तु को बात की जाए तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। या उसी तरह आप लोग देखिए अंबर को जब हम लोग रबड़ से रगड़ेंगे, अंबर और रबड़, अंबर और जब रबड़ को आपस में रगड़ा जाएगा तो देखिए अंबर और रबड़ ये सब सीरियल वाइज लिखे गए हैं। तो अंबर यानी और रबड़ ऊपर यानी अंबर से पहले है। इस स्थिति में देखा जाए तो अंबर जो होगा ऋणावेशित होगा और रबड़ जो होगा धनावेशित होगा। इस स्थिति में अंबर पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और वही बात की जाए रबड़ पर तो रबड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ये कुछ पदार्थ के नाम है और ये सारे पदार्थ का नाम जो सीरियल वाइज लिखा गया है, जिनको आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और ये सारे वस्तु ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और नीचे से ऊपर जाने पर यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो वस्तु धनावेशित होगा। चलिए आगे पढ़ देते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन में क्या होता है कि हम लोग एक चालक वस्तु लेते हैं, एक ऐसी वस्तु लेते हैं जो चालक हो, यानी जिसमें पहले से आवेश उत्पन्न हुआ हो, आवेशित वस्तु, एक ऐसी वस्तु लेंगे जिसमें पहले से आवेश उत्पन्न हो। एक आवेशित वस्तु हम लोग ले लिए जिसमें मान लीजिए पहले से धन आवेश उत्पन्न, इसमें पहले से धन आवेश उत्पन्न है। वहीं हम लोग एक अनावेशित वस्तु ले लेते हैं, एक अनावेशित जिस पर कोई आवेश न हो, अनावेशित हम लोग धनावेशित वस्तु लिए हैं और एक अनावेशित वस्तु लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो पदार्थ लेंगे, दो वस्तु को लेंगे जिसमें एक वस्तु आवेशित रहेगी और एक वस्तु अनावेशित रहेगी। जब दोनों वस्तुओं को पास में लाया जाएगा यानी संपर्क में लाया जाएगा, जब दोनों को पास में सटाया जाएगा यानी संपर्क किया जाएगा दोनों को आपस में, तो क्या होगा कि पहली चालक के द्वारा यानी आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न कर दिया जाएगा। यानी जो पहले से वस्तु अनावेशित जिस पर कोई आवेश नहीं था, अब इसके संपर्क में आने से इस पर भी आवेश उत्पन्न होगा और समान आवेश उत्पन्न होगा। यानी इस पर पहले से प्लस आवेश है, धन आवेशित वस्तु थी तो इस पर भी धन आवेश ही उत्पन्न होगा। जैसे आप लोग को पता है कि कुछ कहावतें हैं, जैसे कहा जाता है संगत से गुणावत है, संगत से गुण जात। इसका यही हाल है कि इसके संग धन आवेश के संग रहने के कारण
जो पहले से वस्तु अनावेशित थी उस पर भी कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया। यानी साथ रहने से क्या हुआ, दोनों का गुण मिलने लगा, यानी दोनों पर एक समान आवेश उत्पन्न हो गया। और ये हो गया, और इसको अलग अलग भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वस्तु हो गई, दोनों वस्तु हो गई है आवेशित, और दोनों स्थिति में वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई है, यानी दोनों वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो गया। तो इस तरह हम लोग चालन के द्वारा वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। चालन के द्वारा आवेश में क्या होता है, एक वस्तु हम चालक लेते हैं जिस पर पहले से आवेश होता है, दूसरी ऐसी वस्तु लेते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। जब दोनों को आपस में सटाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, तो पहली वस्तु के कारण दूसरी वस्तु पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और इस आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही हम लोग चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग चालन के द्वारा आवेशन। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाते हैं, यानी उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों चालकों पर समान प्रकृति के आवेश फैल गए हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग चालन के द्वारा आवेशन करते हैं, जैसे कि हमने आप लोग को पीछे बतलाया। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आप लोग को चालन के द्वारा आवेशन समझ में आ गया होगा। चालन के द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाए, तो दोनों चालकों पर समान प्रकृति के आवेश फैल जाते हैं, और दोनों आवेशों पर समान प्रकृति के आवेश फैलने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं चालन के द्वारा आवेशन। अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर के आवेशन की प्रक्रिया जो है प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या होता है कि पहले से हम लोग ऐसी वस्तु लेंगे जो चालक होगा, यानी जिस उस पर भी हम सेम वही प्रक्रिया करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक वस्तु लेंगे, मान लीजिए ये एक वस्तु हो गया जिस पर पहले से आवेश उत्पन्न है, जिस पर पहले से आवेश है। जिसमें पहले से आवेश है, और एक हम ऐसी वस्तु, आवेशित वस्तु हो गया आवेशित, और एक हम लोग ऐसे पदार्थ लेंगे, एक वस्तु लेंगे, चालक लेंगे जो क्या हो, पहले से आवेशित नहीं हो, यानी अनावेशित। हम लोगों ने चालक में क्या किया था, चालन के द्वारा आवेशन में कि वस्तु को आपस में, दोनों वस्तु का आपस में संपर्क आया था, चिपकाया था। लेकिन प्रेरण में क्या होगा कि दूर ही रहने से, दूर वस्तु आपस में चिपकाया नहीं जाएगा, दूर ही रहेगा, तो अभी भी दूसरी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तभी भी दूसरी वस्तु पर क्या होता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में कि जब पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के नजदीक लाया जाता है, बस उसको संपर्क नहीं किया जाएगा, बस उसको नजदीक लाया जाएगा। जैसे होता है किसी वस्तु, मान लीजिए कि कोई भी अनावेशित वस्तु में दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि एक आपका दोस्त है, मान लीजिए आपका दोस्त है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, और एक आप है, इसके संग आपको सोच रहा है कि हम आपको भी पढ़ने लायक बना दें, कि आप भी पढ़ें, लेकिन आप में दो कमियां हैं। एक तो ऐसी कमी है जो पढ़ना चाहता है, यानी एक ऐसा गुण है आपके अंदर जो पढ़ना चाहता है, और एक ऐसा गुण है जो पढ़ने से आपको दूर करता है। तो यहाँ पर से वही प्रक्रिया होगा। ये तो वस्तु आपको आवेशित करना चाहेगा, आपका दूसरी वस्तु आपको आवेशित करना चाहता है, लेकिन ये तीसरा जो वस्तु है, तीसरा गुण है, पहला वस्तु आवेश को आपको आवेशित करना चाहता है, यानी आप पर कुछ खास गुण उत्पन्न करना चाहता है जो अपने जो इस पर है, लेकिन आप में दो गुण होने का, जैसे आपके धन आवेश है और एक ऋण आवेश, तो ऋण आवेश से दूसरा जो खराब गुण है वो कहेगा कि नहीं हम इसके साथ नहीं रहेंगे, वही होगा कि इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और दूर के सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही उसके आवेशन के द्वारा प्रक्रिया हुई। निश्चय प्रेरण के द्वारा आवेशन प्रक्रिया हुआ। प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या होता है कि एक चालक पदार्थ को दूसरे चालक अनावेशित चालक के पास बिना संपर्क कराए ले जाया जाए, तो दूसरे वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन।
वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर संपर्क किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेश। जैसे हम लोग को बतलाया एक चालक और एक आवेशित चालक था और एक अनावेशित चालक था। जब दोनों को बिना संपर्क मिलाए दूरहीन से क्या हुआ, इस सोच रहा था इसको गुण उत्पन्न कर दें, समान गुण, यानी इसको भी पढ़ने लायक बना दें। लेकिन आपके अंदर दो ऐसे गुण हैं, एक तो पढ़ना चाहता है और दूसरा क्या करना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है। तो वही क्या कर रहा है, आपको ये पढ़ने से दूसरा गुण दूर कर रहा है, आपको पढ़ने नहीं देना चाहता। देखिए जो पढ़ना चाहता था वो दूर हो गया है, यानी ये पढ़ने वाला लड़का था, आपको भी पढ़ने लायक बनाना चाहता था, लेकिन आप में दो कमियां थे, दो गुण थी। एक ऐसा गुण था जो आपको पढ़ने देना चाहता है और एक ऐसा गुण है जो आपको पढ़ने देना नहीं चाहता है। तो क्या करें, इसके पास में आपको नहीं पढ़ने देने वाला जो आवेश होगा, यानी ऋण आवेश जो होगा वो उत्पन्न हो गया, और जो धन आवेश था जो इसके संपर्क में आने से इस पर भी उत्पन्न हो सकता है, इस धन आवेश, यानी पढ़ना चाहता था और ये पढ़ना नहीं चाहता था। तो नहीं चाहता था इसके पास में हो गया, जो पढ़ना चाहता था उसको दूर कर दिया है। यही प्रक्रिया है प्रेरण के द्वारा, आवेशन पृष्ठ। अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे कूलॉम्स के लॉ, यानी कूलॉम का नियम या वैद्युत बल नियम बोलिए। कूलॉम का नियम बोलिए या इसी को हम लोग वैद्युत बल का नियम भी बोलते हैं। और कूलॉम बल का जो नियम था, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलॉम, उन्होंने ही 1785 ईस्वी में दिया था। उन्होंने यह जो आवेश है सिद्धांत दिया था, दो स्थिर आवेशों के बीच दिया था। और उन्होंने क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी मध्य दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने हमें यह जो लिए थे कूलॉम ने, उन्होंने दो स्थिर दो रुके हुए आवेश लिए थे, एक था Q1 और एक था Q2, और दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा था उसी बल को उन्होंने क्या किया था, डिफाइन किया था, जिसे हम लोग वैद्युत बल भी बोलते हैं और कूलॉम बल। जैसे आप लोग नहीं पढ़े हम गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी तरह दो आवेशों के बीच, यानी कैसे आवेश, जो आवेश स्थिर हो, रुका हुआ हो, वैसे आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल को हम लोग क्या करते हैं, और बल दो प्रकार का लगेगा, एक लगेगा आकर्षण बल, एक लगेगा प्रतिकर्षण बल। वही होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं r। देखिए क्या होगा, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब कूलॉम के नियम अनुसार कूलॉम के नियमानुसार कूलॉम के नियमानुसार क्या होता है कि वैद्युत बल जो होगा वो होगा दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। और वही इन्हीं के नियम के अनुसार क्या था, वैद्युत बल जो होगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इसी तरह के देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से F जो होगा समानुपाती
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब इसी समानुपाती को हम लोग हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को हम लोग के कहते हैं, छोटा के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, जहाँ के क्या है, जहाँ के एक नियतांक है, एक नियतांक है, इसका मान के का मान जो होता है 1/4πε0 इंटू बड़ा अक्षर में के, और इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो इस तरह देखा जाए तो वैद्युत बल का जो सूत्र निकल गया हम लोग के सामने वो आया 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये हुआ वैद्युत बल का व्यंजक, और यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता हुआ। और 109 का मान की बात किया जाए तो ये होता 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे प्रति मीटर या फैराडे प्रति मीटर। ये जो मान आया है ये आया है 1/4πε0 इंटू के इक्वल टू 9 × 10⁻9 के मान से, ये मान इसी के यहीं से आया है। और जब इसको सॉल्व किया गया है एप्सिलॉन के मान को निकालकर तब एप्सिलॉन का मान आया हुआ है। और एप्सिलॉन का मात्रक जो होता है, एप्सिलॉन का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बीमा की बात की जाए, एप्सिलॉन की बीमा तो आप लोग को पता है कूलम का एवरेज का जो मात्रक होता है 80 होता है, बीमा होता है 80 होता है, तो कूलम 80 स्क्वायर और बटा में न्यूटन, यानी इसका होगा ml T⁻⁻2 और इसके बाद है e⁻²। ये हो गया, यहाँ होगा a² t² इक्वल टू बटे में m⁻1 l⁻3 T⁻²। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो m⁻⁻का नीचे से जैसे भाग गुणा बदलेंगे पावर चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस l⁻3 T⁻4 और e⁻2। इस तरह निर्वात की गतिशीलता का बीमा होगा। जी VPI, इसको VPI कर लीजिएगा और इसको भी VPI कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एप्सिलॉन का बीमा, एप्सिलॉन का बीमा होता है n⁻⁻1 l⁻3 T⁻4 और e⁻2। इसके बाद हम लोग देखेंगे के, कैपिटल लेटर में के जो होता है माध्यम का परावर्तनांक होता है, माध्यम
का परावर्तांक, माध्यम का परावर्तांक, माध्यम का परावर्तांक इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा भी सूचित किया जाता है, एप्सिलॉन आर के द्वारा भी, के या एप्सिलॉन आर। माध्यम का परावर्तांक जो होता है, माध्यम का परावर्तांक यानी किसी भी वस्तु का परावर्तांक का सबसे न्यूनतम मान जो होता है वो 1 होता है। परावर्तांक का न्यूनतम मान 1 होता है, 1 होता है। और ये जो परावर्तांक जिसका होता है वो हवा का या निर्वात का, निर्वात में या हवा में जो होता है माध्यम का परावर्तांक 1 होता है, हवा या निर्वात, हवा या निर्वात का परावर्तांक 1 होता है। परावर्तांक हमेशा धनात्मक होता है, परावर्तांक हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका परावर्तांक हम लोग देखेंगे, पदार्थ, और इधर लिख लीजिए परावर्तांक, परावर्तांक, जिसमें हम लोग ने पहला देखा हवा या निर्वात, हवा इसका 1 होता है। उसी तरह हो गया कांच, कांच 5 से 6 के बीच होता है। इसके बाद हो गया पानी, पानी का जो होता है 80 होता है। ये कुछ पदार्थ है जिनके परावर्तांक है।